हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के जी ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड क्लास 12th के सिलेबस पे इम्यूनिटी के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक लाइलाज, लीथल और डेथ वारंट नाम से मशहूर बीमारी एड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 90s में और लेट 80s में जन्म लेने वाले बच्चों के बीच जब ये बीमारी पहली बार एक हवा बन के आया, एक कहर बन के आया, तो उस समय का समाज इन बीमारियों के बारे में तो कभी खुल के चर्चा भी नहीं करता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि दूरदर्शन का वो दौर जब हम सिनेमा देख रहे होते थे और बीच में एड्स के बारे में एक अवेयरनेस ऐड आता था, तो ब्रेक लेके पानी पीने चले जाते थे। एक ऐसा दौर जहाँ पे एजुकेशन एंड अवेयरनेस की कमी की वजह से बीमारी इतनी रफ्तार से बढ़ते गई कि अफ्रीका में 1981 में जो पहला केस आया और उसके बाद तक 2000 तक तो पहुँचते पहुँचते और अभी तक की यात्रा आते आते लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जो है गंवा चुके। एक ऐसी बीमारी जिसको शुरू में बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और लोक लाज और विभिन्न प्रकार के शर्म की वजह से बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस बाजार में, सोसाइटी में स्प्रेड भी नहीं हो पाया। तो आइए इसी टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। क्लास 12th में हालांकि ये 5 नंबर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और एक जनरल अवेयरनेस के पर्पज से भी ये टॉपिक हमें जानना चाहिए। तो जैसा कि टॉपिक के और बीमारी के नाम में ही सब कुछ छिपा है, एड्स जो शब्द है इसमें आप देखेंगे AIDS 4 अलग अलग लेटर मिले हुए हैं और इनमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर किया गया है, अर्जित किया गया है। क्या किया गया है? इम्यूनो में डेफिशिएंसी। आपने प्रतिरक्षा तंत्र में कमी को एक्वायर कर लिया है और इससे सिंड्रोम यानी अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज डेवलपिंग इन योर बॉडी। बहुत सारे सिम्टम्स, लक्षण आपके शरीर में प्रदर्शित हो रहे हैं और इतनी लंबी बीमारी को एक शॉर्ट वर्ड में एड्स कहा गया। मीन्स यू हैव एक्वायर्ड समथिंग which are making you immunodeficient, and it is because of that reason your body is showing a group of symptoms. तो ये बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि इसको मैंने और आसान कर दिया है कि इस पूरे वीडियो सेक्शन को हमने 2 भाग में बांट दिया है। पहला भाग जो पार्ट ए है, इसमें हम आपको एकदम थ्योरेटिकल और बेसिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और दूसरे सेक्शन में हम एकदम टेक्निकल और एडवांस लेवल पे बीमारी के पूरे मोड ऑफ इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट ए, जिसमें हम इन बेसिक बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बात कि आपने जो एक्वायर किया है ना, जिसने आपको इम्यूनो डेफिशिएंट बना दिया है और जिसकी वजह से आपके बॉडी में ढेर सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो एक्वायर यही है, HIV। HIV एक वायरस है और नाम इसका भी देखिए ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो आदमी के प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोरी ला दे, कमी ला दे, खराब कर दे और उसको किसी लायक ना छोड़े। इसी HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये बीमारी लोगों को लगती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो HIV वायरस है, इसके बॉडी में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, अनुवांशिक पदार्थ के तौर पे क्या पाया जाता है। जैसे हम सब के बॉडी में जेनेटिक मटेरियल तो बहुत फेमस DNA है, और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो HIV का जो वायरस है, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक लड़िए आरएनए की संरचना जो है, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इस वायरस के बॉडी में एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर आपने कभी ट्रांसक्रिप्शन शब्द पढ़ा होगा,
बायोलॉजी में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका मतलब होता है कि डीएनए जो है ना वो आरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन इस वायरस के पास एक यूनिक मसाला है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इस एंजाइम की खासियत ये है कि ये आरएनए को रिवर्स कर देता है डीएनए में। मतलब नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी है, डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अद्भुत सा मसाला लेके ये वायरस आया है। और यही पूरा खेल होता है। हालांकि मैंने कहा कि पार्ट 2 भी होगा जहां वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में और वायरस के पूरे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ये कैसे वो हमारे बॉडी के इम्यूनो सेल्स पे अटैक करता है, और जब ये अटैक किया तो उस समय हमारे रखवाले क्या सो रहे थे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन पे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज के इस वाले वीडियो सेक्शन में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मोड ऑफ इन्फेक्शन की। अगर ये बीमारी किसी को हो रही है तो क्या क्या मोड ऑफ इन्फेक्शन के आधार हैं, किस वजहों से, किन वजहों से ये बीमारी दूसरे तक जा रही है। तो जो सबसे पहला और कॉमन रीजन है वो है फिजिकल कांटेक्ट, अ टाइप ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पार्टनर्स। कोई भी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर किसी तरीके का सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो इस बीमारी के पहुंचने की दूसरे पार्टनर में, हेल्दी पार्टनर में पूरी संभावना है। नंबर 2, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। कोई भी एक संक्रमित माँ जो प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने जा रही है तो पूरा चांसेस है कि सीधा सीधी या टाइप ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा माँ से, संक्रमित माँ से उसके बच्चों को। नंबर 3, द कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का आधान। अब बहुत सारे लोग एनीमिक हैं, ब्लड की कमी है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, सर्जरी है, तो वहाँ पे वो ब्लड क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। दूसरे से ब्लड वो एक्सेप्ट करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। वैसी स्थिति में कोई ऐसा ब्लड जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो और वो अगर स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में चला जाए तो वो भी एचआईवी या किसी भी ब्लड बॉर्न वायरस जो होंगे उस तरह के डिजीज का वो शिकार हो सकता है। एंड नंबर 4, इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज। हालांकि आजकल तो डिस्पोजेबल का ज़माना आ गया है, एक बार में ही सिरिंज जो है वो डीएक्टिव हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी पीढ़ी है आज के डेट में जो नशे करती है, ड्रग एब्यूज करती है, और उन लोगों में दोस्ती में हर कुछ शेयर करता है, रोटी और सिगरेट और ये सारी चीज़ें भी शेयर में आती हैं, और ये सिरिंज के माध्यम से भी कुछ डोज नशे का ये लोग शेयर करते हैं। यहाँ भी बीमारी एक बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी में जाने की संभावना है। तो दीज आर द मीडियम थ्रू विच जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिजीज का ऐसे ही चलता है। अब आते हैं एक और जनरल अवेयरनेस में। हालांकि आजकल आप देखते होंगे कि किसी फ्रूटी के कंपनी में, किसी ब्रांड की कंपनी में कुछ लिक्विड में किसी ने एचआईवी का ब्लड मिला दिया, तो बहुत सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया कि भाई अब एचआईवी वो जो प्रोडक्ट है वो नहीं पिएंगे। अब किसी का नाम नहीं ले सकते, वो प्रोडक्ट हम नहीं पिएंगे, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा ऐसा हुआ था। तो इस तरीके का कोई भी र्यूमर्स, किसी भी तरीके का फेक इन्फॉर्मेशन, बॉडी में ऐसा नहीं है कि आप वो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपको वायरस का इन्फेक्शन लग जाएगा, एचआईवी का। ये मोड है और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं मीडियम्स के वायरस का जो है डेवलपमेंट स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। अब आते हैं कि अगर ये बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे। तो हालांकि सिम्टम्स आ भी सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है फिलहाल कि कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। तो एक्सेसिव वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा वजन में भारी कमी आएगी, बहुत ज़्यादा थकान होगा, बहुत कमजोरी रहेगी, नॉक्चर्नल स्वेटिंग होगा। गर्मी के दिनों में नहीं, यूजुअली रात में सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ये एक कारण हो सकता है। हालांकि ये टीबी या अन्य बीमारियों में भी हो सकता है। कंटिन्यूड फीवर होगा, बिना कोई कारण के लंबे समय तक बुखार रहना, ये एक कारण हो सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नॉर्मली पेट खराब हुआ तो वो डायरिया में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मली सर्दी जुकाम हुआ तो वो अस्थमेटिक कफ में ले गया, आपको दमा क्रिएट कर दिया, वो बहुत तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, टीबी क्रिएट कर दिया। इनफैक्ट कंसंट्रेशन में भी एक डिफ़िकल्टी आती है, बहुत सारे लोग हायर इन्फेक्शन के बाद अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके बोल भी नहीं पाते हैं। हालांकि ये सारे सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि किसी इंडिविजुअल में एक साथ पूरे आ जाए, कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी देखने को मिलता है। शुरुआत की अवस्था में बॉडी में संक्रमण होने के बाद भी कोई सिम्टम्स नहीं आते, इसे हम एसिम्टोमेटिक या विंडो पीरियड कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है विंडो पीरियड एचआईवी का क्या है भाई, तो आपको इन्फेक्शन है पर बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, स्पेशली शुरू के साल भर के इन्फेक्शन के बाद।
अब आता है कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स बॉडी में आता है या किसी को सस्पेक्ट है कि ऐसा कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, तो वो एक डायग्नोसिस के थ्रू जा सकता है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट में HIV 1-2 का टेस्ट किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव से ही मैटर जो है सुलझ जाता है। अगर पॉजिटिव केसेस देखने को मिले तो थोड़े हाई लेवल पे आजकल एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिसे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है। अगर पॉजिटिव केसेस है तो CD4 सेल की काउंटिंग भी की जाती है कि भैया जो अच्छा वाला सेल हो कितना बचा है, आदमी की जो लाइफ होगी वो एक हिसाब से वो CD4 के आधार पे पता चलेगा कि कितना दिन तक वो और आराम से इजीली जी सकता है। तो ये सब कुछ डायग्नोसिस के पैरामीटर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भैया कंट्रोल प्रिवेंशन के बारे में कोई बात हो, क्योंकि इतनी लंबे समय से अभी भी कोई ऐसा प्रॉपर वैक्सीन या कोई ऐसी दवाई नहीं आई जो एकदम से क्योर कर दे एड्स को। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भैया प्रिवेंशन, और कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का इलाज के चक्कर में ना पड़िए, बीमारी से ही बच जाइए। और बीमारी से बचने के लिए हमारा जो इंडियन कल्चर है वो मुझे लगता है बहुत रीचेस्ट कल्चर है इन चीज़ों को लेके। मोनोगैमी नेचर है, एक पुरुष एक स्त्री की जो है वो प्रधानता है। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें और हम अपने कल्चरल और अपने इस तरह के सोशल वैल्यूज का ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बीमारियां इतने बड़े स्तर पे यहाँ पे आनी चाहिए। एनीवे अगर ऐसा हम थोड़ा वेस्टर्न और निगेटिव थॉट्स वाले भी हैं तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कॉन्डम्स टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन। एजुकेशन एंड अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है, क्योंकि बिना एजुकेशन एंड अवेयरनेस के आप किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आज के डेट में क्लास 12th में, क्लास 9th में छोटे सेक्शंस में वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, थ्योरेटिकल कमेंट्स के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस दिया गया है। और छोटे छोटे बच्चे भी इन बीमारियों के मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज जगहों से ही ट्रांसफ्यूजन या ब्लड का आदान प्रदान करवाएं। यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज जो है वो तो यूज में ही है, और जो ड्रग के अब्यूज वाले लोग हैं उनके लिए है कि वो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखें। एनीवे आज का जो यूथ है, जो जनरेशन है वो काफ़ी स्मार्ट है, उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और एक अवेयरनेस के लिए दुनिया भर में एड्स ना फैले इसके लिए हर 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे भी मनाते हैं। और उस पर बहुत बड़े बड़े कंपेन किए जाते हैं, फ़ोटोज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, कुछ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो आप उससे भी अवेयरनेस बहुत बड़े लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं। दवाई के लिए ये AZT या जैडोविडिन सेम चीज़ है। एक ही चीज़ करता है ये, जो प्रोग्रेशन है ना HIV के वायरस का, जो रेप्लिकेशन का रेट है, जिस हिसाब से वो पूरे बॉडी को एक HIV फैक्ट्री बना रहा है ना, उस फैक्ट्री के बनने के रफ्तार को कम करता है। कंट्रोल कुछ हद तक, पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है। तो जागरूकता ये है कि बीमारी से बचें, बीमारी के मोड ऑफ इन्फेक्शन के जो जो पैरामीटर्स हैं उसको अच्छी तरीके से समझें, और एक जिम्मेवार इंडिविजुअल और सिटीजन की तरह एजुकेशन एंड अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें। क्लास 12th के इस वीडियो लेसन में आपको थ्योरेटिकल सेक्शन का जो HIV का जो कंसेप्ट था वो प्रोवाइड किया गया, बहुत सिंपल, साधारण, आसान भाषा में। अगले वीडियोस में थोड़ा टेक्निकल होंगे और HIV के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कोई बॉडी में पैथोजेंस बाहर से आ रहा है तो इम्यूनो सेल्स का तो काम था उनको रोकना। तो ये क्या कर रहे थे कि इम्यूनो सेल्स जो है कुछ कर नहीं पाए, वायरस बॉडी में आया, लंबे समय तक रेप्लिकेशन हुआ, HIV फैक्ट्री बना लिया, और तब धीरे धीरे सिम्टम्स आए। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम ओरिएंटेड जो कंसेप्ट है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।